इन सबको देखने के बाद हमने प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व किया। लेकिन आज जो हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद डाइपोल वाला कंसेप्ट हो गया था। अच्छा, डाइपोल में यदि हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डाइपोल मोमेंट को आपने Q इंटू में 12 कहा था। यहाँ पर एक चीज हम कल छोड़ दिए थे, Q इंटू में यदि 12 है तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जहां पर 12 की बात करते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। ध्यान से देखिएगा, यदि आप कोई भी चैप्टर यहाँ पढ़ाए तो उस चैप्टर को पहले खूब बढ़िया से जो कॉपी में पहले हमने पढ़ा रखा है उसका रिवीजन करके आइए, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ डाइपोल, और Q को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है? अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे आपने लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बॉडी A है, वहां पर चार्ज है 4 कूलम, और एक बॉडी B है उस पर है -4 कूलम। इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4। सिंबल को नहीं लेना है, सिर्फ आपने किसको लेना है, नंबर को। दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर आपने देखा था कि इसका यूनिट यदि हम बात करें तो कूलम मीटर होता है। क्या होता है, लिखने का तरीका भी याद रखिए, C बड़ा M बड़ा ऐसे लिखे तो गलत होगा। ठीक है, C बड़ा और M क्या होगा, इसको कूलम मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर नहीं। और ये भी आपको याद रख लेना है जो बहुत जरूरी है, इसको हम डिवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डाइपोल मोमेंट का एक दूसरा यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाई। इट मींस आप ये कह सकते हो कि 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर। क्या होता है, 1 कूलम मीटर। एक डिवाई में इतना वैल्यू होता है। फिर यदि हम बात करें कि P इज इक्वल टू Q इंटू 12, तो हम यहाँ इसके डायमेंशन की कल बात किए थे, आपको याद भी होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। तो बाबू डायमेंशनल फार्मूला P इज इक्वल टू कितना, 80 इंटू 12। चार्ज के लिए 80 यूज करते हैं और लेंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो P इज इक्वल टू, या तो आप इसको ATA लिख सकते हैं, या अरेंज कर दे तो LTA हो जाएगा, या आप और अरेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, M0 LTA। कोई दिक्कत? पावर में 0 करने का मतलब कि वहां उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हम काम कर रहे थे किसके बारे में, डायमेंशनल फार्मूला डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बाद हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कल आपने निकाला था, E axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई में r3। देखिए यदि आप बिहार बोर्ड से होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से कितना मिल जाएगा, और सीबीएसई से हैं तो ये क्वेश्चन पहले इसको अच्छे से समझ लें, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सियल लाइन पर इतना होता है, और कल इक्वेटोरियल पे भी आपने देखा था कि यही फार्मूला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई कितना होता है। अब पूरा डेराइव तो हम नहीं करेंगे, डेराइव करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, वो टाइम आपके पास है नहीं। तो एक्सियल पर इतना होता है, इक्वेटोरियल पे इतना होता है। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, ओनली p है। फर्क कितना हुआ कि ये जो है इससे ट्वाइस है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि E axial इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। तो कई दफा क्वेश्चन क्या देता है कि दे देगा और बोलेगा कि E axial और E इक्वेटोरियल दोनों निकालें। उस सिचुएशन में आप फार्मूला मत लगाएं। फार्मूला इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि आपको एक पता चल गया और डाटा सेम है, तो इक्वेटोरियल का निकालना हो तो इस 2 से E axial को आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे एनसीईआरटी में 2.10 में ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पे डाटा सेम है और दोनों पूछ लिया है, तो एनसीईआरटी ने उसको सॉल्व किया 2 पेज में। आप आधा पेज में सॉल्व कर दीजिए, E axial निकाल दीजिए, इक्वेटोरियल के लिए एक्सियल को आधा कर दीजिए तो इक्वेटोरियल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कंसेप्ट आपको यूज करना है। ये चीजें हम लोगों ने कल कर लिया था। आज जो हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह करने के बाद, आज हमें जो बात करनी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करनी है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है फाई, और फाई का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस से कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, बट वहां ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो सारी लाइनें उस सरफेस से लिंक कर रही है कि नहीं। यदि लिंक कर रही है, टच कर रही है, तो उन्हीं लाइनों को कंसीडर करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, यहां से ऐसे लाइनें जा रही हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे और भी लाइनें, तो इसमें सभी लाइनों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे, उन्हीं लाइनों को बोलेंगे जो सरफेस से क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो ये हमारा 1 2 3 4 हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा।
और खास करके फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग ई डॉट में क्या यूज करते हैं, किसी किसी टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूला ई डॉट क्या पढ़ते हैं, एस। क्योंकि फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यह इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस एरिया। ई डॉट में कितना, एस। क्योंकि 11th में आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। किसका वैल्यू, अब देखिए क्योंकि फ्लक्स जो है ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका फर्क कहां होगा। यदि मान लीजिए थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री कर दें, थीटा का वैल्यू क्या कर दें, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल टू ओनली es। इट मींस फाई का नेचर हो गया कौन सा, पॉजिटिव। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। यदि थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री ना देकर के 180 डिग्री कर दें, मींस एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो cos 180 का वैल्यू -1, तो फाई का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव es हो जाएगा, जो कि इसके किस नेचर को शो करता है। और थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए, भाई थीटा यदि आप यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हो, तो थीटा यहाँ 90 होते, cos 90 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। और याद रखेंगे ये फार्मूला, खास करके ये फार्मूला E phi is equal to E dot A, इसका यूज हम तभी करते हैं जब लाइनें हमारी यूनिफॉर्म कैसी हो, और वही बात जब नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए गॉस आ गए, ठीक है। गॉस को जिसमें आपने पढ़ा था 3 उनके एप्लीकेशंस। तो कुल मिलाकर के यदि हम फाई की बात करें, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, ई डॉट एस के बराबर है, और इसका नेचर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन, मींस चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा। 0 डिग्री, 180 डिग्री और कौन सा 90 डिग्री। इसके बाद फ्लक्स को पढ़ने के बाद इसमें थोड़ा सा और हम आगे जाएं, खास करके इसके यूनिट को लेकर। इसकी बात करते हैं, यूनिट फ्लक्स का ई डॉट एस लिखते हैं आप। ई का मतलब हो गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं, कूलम। ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। वेबर भी इसका यूनिट होता है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन खास करके इसको मैग्नेटिक फ्लक्स में देखेंगे, क्लियर है। फिलहाल क्या याद रखना है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इसको आप सीजीएस में बदलिए तो न्यूटन को डायन लिख सकते हैं, अब मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम को लिखते हैं स्ट्रेट कूलम। क्या लिखते हैं, ये भी याद रखना है। और यदि इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तो बाबू ई डॉट एस जो लिखा है उसको ई डॉट में एस जो है, ई को फोर्स बाई चार्ज लिख सकते हैं, और डॉट में कितना है एस। एफ का मतलब फोर्स हो गया, चार्ज का मतलब क्यू का मतलब चार्ज, और एस का मतलब सरफेस एरिया। तो भाई फोर्स का हो जाता है ml माइनस 2, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। और साथ में चार्ज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया की जगह L2 नॉट स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, L2 और L कितना हो जाएगा, L3 हो गया। और T का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 और A का पावर माइनस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला बताएं, इसका यूनिट बताएं। तो कुल मिलाकर के हम ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्लक्स। थोड़ा सा यदि आपको चाहिए तो इसको एक बार लिख लीजिए, या देख लीजिए, या उतार लीजिए।